चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। साल था 2008। कोलकाता की एक सर्द सुबह धुंध छाई हुई थी। एक टैक्सी एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी और उस टैक्सी में एक साहब अपनी पत्नी और 5 महीने की बच्ची के साथ बैठे थे। उन्हें लंदन की फ्लाइट पकड़नी थी। माहौल एकदम शांत था। तभी टैक्सी ड्राइवर ने पीछे मुड़कर एक सवाल पूछा। उसने हिंदी में पूछा, रिलायंस पावर सर, क्या लगता है कंपनी कैसी है? अब ये साहब हैरान रह गए। उन्हें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो इससे पहले कि वो कुछ जवाब देते, ड्राइवर ने अपना ही विश्लेषण दे दिया। बोला, रिस्क कम है और सिक्योरिटी ज्यादा है। और ये बात अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी। मतलब ड्राइवर जिस चीज की बात कर रहा था वो था रिलायंस पावर का आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वो उस समय भारत के इतिहास का क्या कहते हैं, सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला था। कंपनी का लक्ष्य था लगभग 11,700 करोड़ रुपए जुटाना। 11,700 करोड़? हाँ। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ये चर्चा कोलकाता में हो रही थी, जो उस समय वामपंथी राजनीति का गढ़ माना जाता था। जहां शेयर बाजार को लेकर ऐसा जुनून, वो बहुत ही अनोखी बात थी। बिल्कुल। और ये जुनून सिर्फ उस टैक्सी ड्राइवर तक ही नहीं था, जैसा कि हमारे स्रोत में लेखक बताते हैं। हाँ। उनके डिनर टेबल पर बैठे वकील, अकाउंटेंट, सब लोग। हाँ, सब लोग, यहाँ तक कि उनके रिश्तेदार, सभी उस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए बेचैन थे। सोचिए, वो ड्राइवर जो बिहार से आया था और साल में मुश्किल से 1 लाख रुपए कमाता था, वो भी अपनी 20,000 की जमा पूंजी लगाने की सोच रहा था। एक तरह का राष्ट्रीय बुखार चढ़ा हुआ था उस आईपीओ को लेकर। तो फिर इस बुखार का अंजाम क्या हुआ? अंजाम अच्छा नहीं हुआ। 11 फरवरी 2008 को आईपीओ बाजार में आया। अब जिन लोगों ने मान लीजिए इसमें 1 लाख रुपए लगाए थे, हाँ, अगस्त 2014 तक उनके निवेश की कीमत घटकर सिर्फ 32,000 रुपए रह गई थी। क्या बात कर रही है? मतलब 60-70% का नुकसान। बिल्कुल। 6.5 साल में हर साल लगभग 17% का सीधा सीधा घाटा। कुल मिलाकर जो 11,700 करोड़ रुपए जनता ने लगाए थे, उसमें से लगभग 8,000 करोड़ रुपए डूब गए। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन यही समझना है, भारतीय शेयर बाजार में ऐसा बार बार क्यों होता है। हमारे स्रोत एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा देते हैं कि पिछले 20 सालों में 80% लिस्टेड भारतीय कंपनियां महंगाई दर को भी नहीं पछाड़ पाईं। मतलब आपका पैसा बैंक में पड़ा रहता तो शायद ज्यादा फायदे में रहता। सही बात है। तो सवाल ये है कि इस मुश्किल बाजार में एक निवेशक पैसा कैसे कमाए। आज हम इस चुनौती के पीछे के कारणों को और उन कामयाब निवेशकों की सोच को गहराई से समझेंगे जिन्होंने इस पहेली को सुलझा लिया है। तो ये तो साफ हो गया कि भारतीय बाजार में पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है। जब 80% कंपनियां ही निवेशकों को निराश कर रही हैं, तो एक आम इंसान क्या करे, कहां जाए? यहीं पर हमारे स्रोत कुछ बहुत ही कामयाब निवेशकों के सफर पर रोशनी डालते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने लगातार बाजार के औसत रिटर्न को, मतलब इंडेक्स को, बड़े अंतर से मात दी है। अच्छा। हाँ, इनमें संजय भट्टाचार्य, एलरॉय लोबो, आकाश प्रकाश जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और खास बात यह है कि इनकी कामयाबी कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे सालों की मेहनत और एक खास तरह की सोच है जिसे इन्होंने बाकायदा फोका किया है। तो फिर इनका राज क्या है? मतलब इन्होंने ऐसा क्या अलग किया? इनकी ट्रेनिंग में ऐसा क्या खास था? देखिए, इस कहानी की जड़ें जाती हैं 1988 में। 1988? हाँ, जब भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल बनी थी। इसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे प्रदीप शाह। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। उन्होंने संजय भट्टाचार्य जैसे कई नौजवानों को तराशा जो आगे चलकर भारत के सबसे सफल निवेशकों में से गिने गए। ये बात दिलचस्प है कि सफलता की कहानी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से शुरू होती है, ना कि किसी ब्रोकरेज फर्म या फंड हाउस से। क्रिसिल में ऐसा क्या अलग था? वहां विश्लेषण की सख्ती सिखाई जाती थी, मतलब रिगर। संजय भट्टाचार्य याद करते हैं कि प्रदीप शाह का एक ही मंत्र था, क्या? आप लोग अपनी गलतियों से सीखें, बस उन्हें दोहराने से बचें। बताते हैं कि शाह का रुतबा ऐसा था कि वो किसी कंपनी के सीईओ से 15 मिनट बात करते थे और सिर्फ 3 ऐसे सवाल पूछ लेते थे कि सीईओ को लगता था कि उसे अपनी ही कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। वाह। इसी माहौल ने इन युवा विश्लेषकों को सिखाया कि वित्तीय दस्तावेजों की हर लाइन का क्या मतलब है, आंकड़ों पर हमेशा शक की निगाह रखना और सच जानने के लिए गहराई तक जाना। ये एक ऐसी ट्रेनिंग थी जिसे आप पैसे से नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो एक मजबूत विश्लेषणात्मक नींव, वो तो पहली शर्त हो गई। लेकिन इस नींव पर सही कंपनी की इमारत कैसे खड़ी करें?
स्रोत कुछ खास सिद्धांतों की बात करते हैं ना। बिल्कुल। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है लंबी अवधि का नजरिया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हाँ, भारत जैसे बाजार में जहां अमेरिका या यूरोप की तुलना में तरलता यानी लिक्विडिटी कम है, वहां रोज रोज खरीद फरोख्त करना मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वो अक्सर घाटे का सौदा साबित होती है। एक मिनट, ये लिक्विडिटी कम होने का असल मतलब क्या है और इससे एक आम निवेशक पर क्या असर पड़ता है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि बाजार में किसी भी समय पर खरीदने और बेचने वाले आसानी से और सही दाम पर नहीं मिलते। अगर आप बड़ी मात्रा में शेयर बेचना चाहें तो हो सकता है खरीदारी ना मिले या फिर दाम बहुत गिराना पड़े। सही बात। इससे कीमतों में अचानक बहुत उतार चढ़ाव आता है। इसीलिए यहाँ पैसा बनाने का सबसे भरोसेमंद तरीका एक ही है, अच्छी कंपनियों को खरीदो और फिर सब्र के साथ सालों तक उनमें बने रहो। और ये अच्छी कंपनियां होती कौन सी हैं? सिर्फ मुनाफा देखना तो काफी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। स्रोत दो सबसे अहम चीजों पर जोर देते हैं। पहला है ब्रांड और दूसरा है आर्किटेक्चर। ब्रांड को तो हम सब समझते हैं, जैसे एशियन पेंट्स, ये नाम ही काफी है। हाँ, मतलब किसी भी पेंट की दुकान वाले को उसका स्टॉक रखना ही पड़ेगा, भले ही उसे किसी दूसरी कंपनी से ज्यादा मार्जिन मिल रहा हो, क्योंकि ग्राहक आकर एशियन पेंट्स ही मांगता है। ठीक है, ब्रांड तो समझ में आया, लेकिन ये आर्किटेक्चर, ये शब्द सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। निवेश के संदर्भ में इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये बैलेंस शीट में नहीं दिखता और इसीलिए ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। आर्किटेक्चर का मतलब है किसी कंपनी के काम करने का पूरा ढांचा, उसकी संस्कृति। अच्छा। इसमें कंपनी का अपने कर्मचारियों, अपने सप्लायर्स और अपने ग्राहकों के साथ जो रिश्ते हैं वो सब शामिल हैं। HDFC बैंक इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कैसे? जिस रफ्तार और पेशेवर तरीके से वो होम लोन की अर्जी को प्रोसेस करते हैं, वो उनके मजबूत आर्किटेक्चर को दिखाता है। उनके सिस्टम, उनकी प्रक्रियाएं, उनके लोगों की ट्रेनिंग वो इतनी अच्छी है कि वो लगातार दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। और स्रोतों में टाटा ग्रुप को भी जिक्र है, वो इस ब्रांड और आर्किटेक्चर के मॉडल में कैसे फिट बैठता है? टाटा ग्रुप तो शायद इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, टाटा सन्स जो एक अनलिस्टेड कंपनी है, वो एक छाते की तरह अपनी सभी लिस्टेड कंपनीज को स्थिरता देती है। जैसे TCS, टाटा मोटर्स। हाँ, टाटा स्टील, सब। फिर उनके पास टाटा क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज जैसी संस्था है जो सभी ग्रुप कंपनियों में काम करने के बेहतरीन तरीके लागू करती है। और सबसे बड़ी बात, टाटा ब्रांड का लाइसेंस टाटा सन्स के पास है। तो यहाँ ब्रांड और आर्किटेक्चर दोनों का एक मजबूत मेल है, एक बेजोड़ मेल है, और यही उन्हें वो ताकत देता है जिसे किसी और के लिए कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। अच्छा, चलिए एशियन पेंट्स के उदाहरण पर वापस आते हैं। जी। उनके ब्रांड को तो सब जानते हैं, जी। पर उनके आर्किटेक्चर में ऐसा क्या खास था जिसने उन्हें बाजार का बादशाह बना दिया? उन्होंने तकनीक का ऐसा इस्तेमाल किया जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। ये बात है 1999 से 2002 के बीच की, जब भारत में टेक्नोलॉजी की बातें बस शुरू ही हो रही थी। हाँ। उस समय उन्होंने अपनी पूरी सप्लाई चेन को कंप्यूटराइज करने में भारी निवेश किया। उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो देश भर के हजारों डीलरों से सीधे जुड़ा था। तो इसका फायदा क्या हुआ? जबरदस्त फायदा हुआ। उस सॉफ्टवेयर से कंपनी को हर घंटे पता चलता था कि देश के किस कोने में किस रंग के पेंट की मांग है और कहां कितना स्टॉक पड़ा है। रियल टाइम डेटा। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि जहां उनके प्रतियोगियों को डीलर का ऑर्डर पूरा करने में 4 से 5 दिन लगते थे, एशियन पेंट्स कुछ ही घंटों में पेंट की डिलीवरी कर देता था। अब बताइए, कोई भी डीलर ऐसे सप्लायर को क्यों छोड़ेगा? कभी नहीं। और वो पेंटर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं ना। बिल्कुल। ये उनके आर्किटेक्चर का एक और अहम हिस्सा है। जब भी वो कोई नया पेंट लॉन्च करते हैं तो वो पेंटरों के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप लगाते हैं, ताकि वो उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। हाँ, ताकि ग्राहक को बेहतरीन फिनिश मिले और कंपनी का नाम खराब न हो। वो सिर्फ पेंट का डिब्बा नहीं बेच रहे, वो एक पूरा समाधान, एक पूरा अनुभव बेच रहे हैं। इसी तरह TT के प्रेस्टीज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक समय था जब ये कंपनी लगभग बंद होने वाली थी। हाँ, 2003 के आसपास कंपनी की हालत बहुत खराब थी। वो दशकों से सिर्फ प्रेशर कुकर के लिए जाने जाते थे और बाजार में प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई थी। तब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। क्या? उन्होंने समझा कि अब भारतीय रसोई बदल रही है। लोग सिर्फ कुकर नहीं बल्कि एक मॉडर्न किचन चाहते हैं। और उन्होंने इसी बदलाव पर अपना दांव लगाया। सही पकड़ा।
उन्होंने प्रेशर कुकर से आगे बढ़कर किचन के हर छोटे बड़े उपकरण बनाने शुरू कर दिए। मिक्सर, ग्राइंडर, इंडक्शन स्टोव, नॉन स्टिक पैन, सब कुछ। और अपने खुद के स्टोर भी खोले, प्रेस्टीज स्मार्ट किचन। बिल्कुल। और वो कदम सबसे बड़ा गेम चेंजर था। इससे वो सीधे ग्राहक से जुड़ गए, उनकी ज़रूरतें समझने लगे और अपनी बिक्री पर उनका पूरा नियंत्रण हो गया। इस रणनीति ने कंपनी को पूरी तरह से बदल दिया। ये आर्किटेक्चर में बदलाव का एक क्लासिक केस है। तो ठीक है, सही कंपनी चुनना, उसके ब्रांड और आर्किटेक्चर को समझना, ये एक बात हो गई। लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब बाजार हर रोज ऊपर नीचे होता है। ऐसे में शांत रहना सबसे मुश्किल है। और स्रोत यही कहते हैं कि हमारा दिमाग ही हमारा दुश्मन बन जाता है। बिल्कुल सही कहा। नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल kahneman का हवाला देते हुए स्रोत बताते हैं कि हमारे पास सोचने के 2 सिस्टम हैं। एक है सिस्टम 1, जिसे हम रिफ्लेक्स ब्रेन कह सकते हैं। ये तेजी से बिना सोचे समझे भावनाओं के आधार पर फैसले लेता है। और दूसरा है सिस्टम 2 या रिफ्लेक्टिव ब्रेन। ये धीरे धीरे तर्क और विश्लेषण के साथ सोचता है। निवेश में ज्यादातर लोग अपने रिफ्लेक्स ब्रेन का शिकार हो जाते हैं और बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। ये दिमागी जाल या गलतियां किस तरह की होती हैं? कुछ उदाहरण हैं इसके? हाँ, स्रोत 4 प्रमुख मानसिक जालों का जिक्र करते हैं। पहला है WSIAT। हाँ, मतलब What you see is all there is। इसका मतलब है कि हमारे सामने जो थोड़ी बहुत जानकारी होती है, हमारा दिमाग उसी के आधार पर एक पूरी कहानी बना लेता है और बाकी जरूरी बातों को नजरअंदाज कर देता है। जैसे किसी कंपनी के बारे में 2-4 अच्छी खबरें पढ़ लीं और लगा कि ये दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है। बिल्कुल। और दूसरा है एंकरिंग। ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, स्रोत में महात्मा गांधी का उदाहरण दिया है, वो क्या है? तो ये एक प्रयोग था। लोगों के एक ग्रुप से पूछा गया, क्या महात्मा गांधी की मृत्यु 9 साल की उम्र से पहले हुई या बाद में? 9 साल? ये तो बेतुका सवाल है। बिल्कुल। और दूसरे ग्रुप से पूछा गया, क्या उनकी मृत्यु 140 साल की उम्र से पहले हुई या बाद में? ये भी उतना ही बेतुका है। लेकिन जब बाद में दोनों ग्रुप से उनकी मृत्यु की उम्र का अंदाजा लगाने को कहा गया, तो पहले ग्रुप का औसत अंदाजा 50 साल के करीब था और दूसरे का 67 साल। अच्छा, मतलब वो बेतुका शुरुआती आंकड़ा उनके दिमाग में एक एंकर या लंगर की तरह अटक गया और उनके फैसले को प्रभावित कर गया। बाजार में ऐसा तब होता है जब हम किसी शेयर की पुरानी ऊंची कीमत से एंकर हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये वापस वही पहुंचेगा ही। ये तो वाकई दिलचस्प है। और बाकी 2 जाल कौन से हैं? तीसरा है लॉस अवर्जन, मतलब नुकसान से बचने की तीव्र इच्छा। मनोवैज्ञानिक रूप से हमें 100 रुपए खोने का दुख 100 रुपए पाने की खुशी से 2 गुना ज्यादा होता है। हाँ, ये तो होता है। इसी डर से हम घाटे वाले शेयर को पकड़े रहते हैं और मुनाफे वाले को जल्दी बेच देते हैं। और चौथा है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। ये क्या है? इसमें हम उस जानकारी को ज्यादा महत्व देते हैं जो हमारे दिमाग में ताज़ा होती है। जैसे टीवी पर लगातार किसी प्लेन क्रैश की खबर देखने के बाद हमें हवाई यात्रा बहुत ज्यादा खतरनाक लगने लगती है, जबकि आंकड़ों के हिसाब से वो सबसे सुरक्षित है। बिल्कुल। इसी तरह बाजार में बड़ी गिरावट की खबरों के बाद लोग डर कर अपना सारा निवेश बेच देते हैं, जबकि शायद वही खरीदने का सबसे अच्छा समय हो। तो फिर सवाल ये है कि संजय भट्टाचार्य जैसे सफल निवेशक इन दिमागी जालों से खुद को कैसे बचाते हैं? कोई खास शक्ति नहीं होती, बस खास अनुशासन होता है। वो अपने रिफ्लेक्टिव ब्रेन को इस्तेमाल करने की आदत डालते हैं। वो जानते हैं कि निवेश का सबसे अच्छा समय अक्सर तब होता है जब बाकी सब डरकर बेच रहे होते हैं। वो भीड़ के साथ नहीं चलते। वो भीड़ के शोर और अपनी भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते, बल्कि अपने विश्लेषण और सिद्धांतों पर टिके रहते हैं। जैसा कि महान अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था, निवेश में सबसे बड़ी मुश्किल दुनिया को ये समझाने में नहीं है कि नया क्या है, बल्कि ये समझाने में है कि जो पुराना और सर्वसम्मति से स्वीकृत है वो गलत है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो सार ये निकलता है कि भारतीय शेयर बाजार में कामयाबी सिर्फ सही स्टॉक चुनना भर नहीं है। ये एक तरह का 3 आयामी खेल है। हाँ। लंबी अवधि का धैर्य, कंपनियों के ब्रांड और आर्किटेक्चर का गहरा विश्लेषण, और सबसे बढ़कर अपने खुद के दिमाग के मनोविज्ञान पर काबू पाना। बिल्कुल। और सबसे उम्मीद की बात यह है कि न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक जैसा है। प्लास्टिक जैसा? हाँ, मतलब इसे किसी भी उम्र में बदला और प्रशिक्षित किया जा सकता है।
मैल्कम ग्लैडवेल अपने 10,000 घंटे के नियम में यही कहते हैं कि किसी भी कला में महारत हासिल करने के लिए लगभग 10,000 घंटे के अभ्यास की जरूरत होती है। और ये बात निवेश पर भी लागू होती है। बिल्कुल। सही तरीके से अभ्यास करके दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनाए जा सकते हैं जो आपको इन मानसिक जालों से लड़ने में मदद करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, क्या एक निवेशक अपने दिमाग को ठीक उसी तरह प्रशिक्षित कर सकता है जैसे एक संगीतकार अपने सांस को या एक एथलीट अपने शरीर को करता है? क्या निवेश में असली सफलता सिर्फ वित्तीय ज्ञान पर नहीं, बल्कि अपने दिमाग की वायरिंग को इन भावनात्मक जालों से लड़ने के लिए जानबूझकर बदलने की क्षमता पर निर्भर करती है? ये एक ऐसा विचार है